हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी में गद्य खंड हम आज पढ़ेंगे। आज की क्लास में क्या लिखूं, एक चैप्टर दिया हुआ है आपका अध्याय 3। ठीक है, आज हम इसी में पढ़ने वाले हैं। आज हम जीवन परिचय भी देखेंगे इनका, ठीक है, और हम स्टोरी के बारे में भी समझेंगे कि क्या कहानी क्या बोल रहा है। ठीक है, हिंदी हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़े? हिंदी साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, साहित्य कल्प इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए फटाफट से देखेंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी संक्षिप्त जीवन परिचय सबसे पहले देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप एग्ज़ाम में ऐसा पैटर्न में आप लिखते हैं ना, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। देखेंगे बच्चों, नाम क्या है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनका जन्म कब हुआ? सन 1894 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान क्या था इनका? छत्तीसगढ़ क्षेत्र का खैरगढ़। ठीक है, पिता का नाम उमराव बख्शी। शिक्षा इनकी क्या थी? बीए उत्तीर्ण थे। ठीक है, यानी बीए पास किया था इन्होंने। मृत्यु कब हुई? सन 1971 ईस्वी में। लेखन विधा इनकी क्या थी? काव्य, कहानी, आलोचना, निबंध तथा अनुदित। साहित्य में पहचान इनकी क्या रही वो देखेंगे। सफल अनुवादक एवं संपादक। तो साहित्य में इनकी ये भूमिका थी, पहचान था। भाषा कैसी कैसी है इनकी? आदर्श है और प्रवाहमय है। बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने अपनी सारे काव्य रचनाएं लिखी हैं। शैली की बात करें तो शैली कैसी है? भावात्मक, विचारात्मक और व्याख्यात्मक। नेक्स्ट देखेंगे साहित्य में स्थान इनका क्या रहा, उसके बारे में देखेंगे। साहित्य में स्थान इनका था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध रचनाकार सिद्ध हुए। ठीक है, तो इनका साहित्य में स्थान ये हुआ कि इन्होंने बहुत ही बड़ी ख्याति प्राप्त की थी साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इनका देखेंगे जीवन परिचय। ये आपको हमेशा पेपर में दिया जाता है कि क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी रचनाओं का भी वर्णन कीजिए। तो आपको लिखना होगा। आइए पढ़ लेते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कोई भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। और आप चाहें तो इधर से नोट्स भी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखेंगे श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री उमराव बख्शी तथा बाबा पुन्नालाल बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। आपको कहीं कहीं ये बाबा भी दिखेगा, कहीं बाबू भी दिख जाएगा, तो आपको उतना नहीं ध्यान देना। आपको मेन आपको ये नाम याद रखना है, पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, इनकी माता जी को भी साहित्य से प्रेम था, अतः परिवार के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव इनके मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा और ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने लगे। बीए उत्तीर्ण करने के बाद बख्शी जी ने साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बनाया तथा कहानियां और कविताएं लिखने लगे। अब देखिए, समझते हैं यहाँ तक। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया, इतना पैराग्राफ हमने जो पढ़ा कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 1894 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। ये आपको वैसे भी संक्षिप्त परिचय मैंने बताया, आप इसको यहाँ पे डिटेल में लिख रहे हैं ना, तो ये लिखना जरूरी है। फिर आपने स्थान बता दिया, इनके पिता का नाम आपको बताना है, उमराव बख्शी था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये इस क्षेत्र में आए, कैसे इनका इंटरेस्ट कैसे जगा। तो चूंकि पूरा परिवार साहित्य प्रेमी था, सभी को लिखना, कविताएं लिखना पसंद था, तो वैसे ही धीरे धीरे इनके अंदर भी वो चीजें आई। ठीक है, तो देखिए इनकी माताजी को भी साहित्य से प्रेम था और जो परिवार का साहित्यिक वातावरण था, इसका गहरा प्रभाव किस पे पड़ता है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी पे पड़ता है। ठीक है, और ये विद्यार्थी जीवन से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, बहुत ज़्यादा मतलब जिज्ञासु थे कि ये कविताएं लिखें, रचनाएं लिखें। तो उसके लिए इन्होंने मेहनत की और फाइनली क्या, कविताएं ये लिखने लगे। द्विवेदी जी बख्शी जी की रचनाओं और योग्यताओं से इतने अधिक प्रभावित थे कि अपने बाद उन्होंने सरस्वती की बागडोर बख्शी जी
को ही सौंपी, यानी जो मेन ओहदा था वो किसको दे दिया, बख्शी जी को दे दिया। ठीक है, और द्विवेदी जी के बाद 1920 से 1927 ईस्वी तक इन्होंने कुशलता पूर्वक सरस्वती के संपादन का कार्य किया। ये नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और ख्याति से दूर रहते थे, मतलब बहुत चकाचौंध में नहीं रहते थे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते थे, मतलब बहुत ही सादा जीवन इन्होंने अपना व्यतीत किया। खैरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापन कार्य करने के पश्चात इन्होंने पुनः सरस्वती का संपादन भार संभाला। सन 1971 ईस्वी में 77 वर्ष की आयु में निरंतर साहित्य सेवा करते हुए आपका निधन हो गया। आपका मतलब किसका, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। ठीक है, अब चूंकि हम उन्हीं के बारे में लिख रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे आपका वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, बख्शी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। अब देखेंगे कौन कौन सी इनकी रचना थी। चलिए देखेंगे, पहला निबंध संग्रह, ये इनके निबंध संग्रह हैं जिसमें पंचपात्र, पद्भवन, तीर्थरेणु, प्रबंध रिजात, कुछ बिखरे पन्ने, मकरंद बिंदु, यात्री तुम्हारे लिए, तीर्थ सलील आदि, ऐसी इनके क्या रहे, निबंध संग्रह रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे काव्य संग्रह, शतदल और अश्रुदल। ये अक्सर करके 1 नंबर के प्रश्न में, ठीक है, 1-2 नंबर के प्रश्न में टिक द करेक्ट ऑप्शन में पूछ लिया जाता है और आपको आंसर करना होगा। ठीक है, आपको आंसर करना होगा कि इसमें से कौन सा इनका काव्य संग्रह है। तो आपको जब पता रहेगा तभी आप इसको कर पाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। कहानी संग्रह क्या था, काव्य संग्रह हमने देख लिया, शतदल और अश्रुदल। कहानी संग्रह क्या है बच्चों, देखेंगे झलमला और अंजलि, ये इनके कहानी संग्रह है। नेक्स्ट देखेंगे आलोचना, हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, साहित्य शिक्षा आदि, ये इनके क्या रहे, आलोचना रही। आगे देखिए अनुदित रचनाएं, जर्मनी के मेटरलिंक के 2 नाटकों का प्रायश्चित और उन्मुक्ति का प्रबंध शीर्षक के अनुवाद, जो अनुदित रचना है। नेक्स्ट देखेंगे संपादन, सरस्वती और छाया, साहित्य में स्थान इनका क्या था, बख्शी जी भावुक कवि, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, कुशल पत्रकार एवं कहानीकार हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट में बोला गया, आप लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कहानीकार थे। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व साहित्य में इनकी गहरी पैठ है। अपने ललित निबंधों के लिए ये सदैव स्मरण किए जाएंगे। स्मरण मतलब याद किए जाएंगे। विचारों की मौलिकता और शैली की नूतनता के कारण हिंदी साहित्य में शुक्ल युग के निबंधकारों में इनके निबंधों का विशिष्ट स्थान है। ठीक है, अब इतने सारे इनके संग्रह रहे हैं, निबंध संग्रह, काव्य, कहानी, आलोचना। ठीक है, तो इसके वजह से भी ये क्या बहुत चर्चित हुए हैं। आगे देखेंगे पाठ का सारांश, ये जो आप देख रहे हैं क्या लिखूं, मैंने आपको शुरुआत में दिखाया कि जो आपका पाठ का नाम है वो क्या है, अध्याय का नाम जो है वो क्या लिखूं, इस नाम से है। ठीक है, तो किसके संबंध में है, क्या उसका सारांश है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर आपने एक बार केवल अपनी बुक पढ़ी हो और उसके बाद आप ये सारांश देख लें तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में किसके बारे में क्या लिखूं का मतलब क्या हो। देखिए कहीं ना कहीं नाम से भी थोड़ा सा पता चलता है कि बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी मतलब उद्देश्य के आप किसी चीज़ पे नहीं लिख सकते। मान लीजिए आपको कोई एक टॉपिक दिया जाए तो आप पहले उसके बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे, थोड़ा टाइम के लिए क्या थिंक करेंगे ना कि मतलब क्या होगा इसका, कुछ मतलब बिगनिंग स्टार्टिंग का कुछ सोचेंगे, उसके बाद ही आप लिखेंगे। तो वही एक यहाँ पे बात कही गई है, क्या लिखूं, उस पाठ का सारांश हम यहाँ पे देखेंगे। बस आप एक बार ध्यान से मेरे साथ पढ़ते चलिए और एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखेंगे क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया एक निबंध है जिसमें उन्होंने निबंध और लेखन कार्य के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस निबंध में लेखक ने बताया है कि लेखन कार्य एक विशेष मानसिक स्थिति
की मांग करता है। मानसिक स्थिति कि अगर आप लिखने की स्थिति में नहीं हैं, आपके पास वो सारे पॉइंट नहीं हैं जिसके बारे में आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? एक विचार तो होना चाहिए ना। तो वो क्या है, एक बहुत विशेष मानसिक स्थिति की मांग करता है कि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा पता हो, उसके बारे में नॉलेज हो, तभी तो लिखेंगे। नेक्स्ट, जब मन में कुछ उमंग, स्फूर्ति और विचारों का आवेग होता है तभी लिखने की प्रेरणा मिलती है। सही बात है कि जब तक आपके अंदर वो चीज़ें नहीं आएंगी कि हमें लिखना क्या है, किस टॉपिक पे लिखना है, आपको बेसिक समझ है उसके बारे में कि नहीं, तब तक आप कभी भी उसको लिख नहीं सकते। तो आपके मन में क्या उमंग, मतलब एक कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे लिखना है, और कैसे लिखना है। स्फूर्ति, मन भी आपका अच्छा होना चाहिए, और सही शब्दों का, सही विचारों का आपके पास क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, तभी आप उसको लिख पाएंगे। आगे देखेंगे, लेखक ने यह भी बताया है कि लेखन एक कला है जिसे सहज रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। सही बात है, जब तक भाषा आपकी सरल नहीं होगी तब तक आप कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। देखिए, खुद का समझना अलग होता है, दूसरों को समझाना अलग होता है। तो जब भी आप लेख लिखते हैं ना, तो जाहिर सी बात है आपको वो लिखा हुआ कोई तो पढ़ेगा, तो उसको समझ में आना चाहिए। तो आपकी जो भाषा हो वो क्या हो, सहज रूप से हो, और कहीं ना कहीं सरल भाषा होनी चाहिए जिसे कोई भी पढ़ के उस चीज़ को समझ पाए। नेक्स्ट देखेंगे, क्या लिखूं निबंध में लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लेखन की प्रक्रिया और एक लेखक के रूप में अपने अनुभवों को साझा किया है कि एक जो लेखक होता है उनके कौन कौन से गुण होते हैं, और उनको किन किन बातों पे विचार करना होता है कि जो टॉपिक दिया गया उस पर वो किस तरीके से विचार विमर्श कर सकते हैं, वो ज़रूरी था। जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। जब खुद ही क्लियर नहीं होंगे तो लिखेंगे कैसे? तो इसीलिए लेखन से पहले आपके थॉट्स, आपका विज़न, सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य कि आप लिखना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लेखक का मानना है कि लेखन के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है। जब मन में कुछ उमंग, स्फूर्ति और विचारों का आवेग होता है तभी लेख लिखने की प्रेरणा मिलती है। ये तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि लेखन को सहज और स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। बनावटी लेखन से बचना चाहिए कि जैसे जो टॉपिक दिया गया आप उसको न लिखे, कुछ और चीज़ें उसमें लिख रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो वो नहीं, बनावटी नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें वाकई में होनी चाहिए, आपको पता। और अपने विचारों को स्पष्ट और सरल तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि जो भी भाषा का चयन आप करें वो भाषा दूसरों को समझ में आनी चाहिए। दो चीज़ें, एक तो खुद को समझ में आनी चाहिए, एक दूसरे को समझ में आनी चाहिए। क्योंकि खुद को तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन जब तक आप लिख रहे हैं जो चीज़ें, उसको कोई भी एक बार पढ़ के अच्छे से समझ जाए, वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्रस्तुत करना चाहिए ताकि अगला कोई दूसरा व्यक्ति हो तो उसको समझ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लेखक का मानना है कि लेखन का उद्देश्य केवल ज्ञान या सूचना देना नहीं है, बल्कि विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना भी है। सही बात है, ये भी मैंने आपको बताया कि उद्देश्य तो होना ही चाहिए, लेकिन केवल ऐसा नहीं कि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि सूचना, ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको अपने विचारों और भावनाओं को भी प्रस्तुत करने आना चाहिए, व्यक्त करने आना चाहिए, क्योंकि आप लेखन लिख रहे हैं। लेखक ने निबंध को एक महत्वपूर्ण विधा माना है जो व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। तो अवसर प्रदान इसलिए करता है क्योंकि विचार जो होते हैं ना वो स्वतंत्र रूप के होने चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको बाउंडेशन हो कि बस इतना ही लिखना है, ऐसा ही लिखना है। आप फ्री हो, आप सही शब्दों का चयन कर सकें, वो उसके मतलब वो विचार आपके अंदर स्वतंत्र होने चाहिए। नेक्स्ट, संक्षेप में, अब ये जो हमने जितना पढ़ा इसको संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं? अगर हम बोले तो एक दो लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखूं निबंध लेखक के लेखन के प्रति दृष्टिकोण और एक लेखक के रूप में उनके अनुभवों का एक सुंदर चित्रण है। यह निबंध लेखन की प्रक्रिया, सहजता और उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। अब देखिए, ये बात समझना ज़रूरी है कि जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं और
आप किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहली बात तो देखिए 2-3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा सरल होनी चाहिए, आपका उद्देश्य जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक पे लिखना है, ठीक है, वो चीज़ होना चाहिए। और तीसरा कि आपका जो लेखन का तरीका हो, उसमें आपके विचार जो हो वो स्वतंत्र रूप से हो, कोई बाउंडेशन ऐसा ना हो कि आपको मतलब कुछ ही शब्द लिख रहे हैं, बाकी दूसरा टॉपिक आ गया, तो वो जब एक दूसरे से ऐसा मर्ज हो जाएंगे तो वो अलग अलग दिखेंगे ना। तो वो जो आप चुनाव कर रहे हैं लेखन लिखने की, तो वो आपका क्या होना चाहिए, उद्देश्य आपका एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यही चीज़ें हमें क्या बताया, इधर हमें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने बताया कि क्या लिखूं का मतलब क्या है कि जो भी आप लिखें उसका जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए। और बच्चों 2 चीज़ें पढ़नी हैं। आप जब अपनी बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी जिस पे ये पूरा आधारित है। पहला आपको देखने को मिलेगा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपको पढ़ने को कहानी यहाँ पे मिलेगी वो क्या होगी, वो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक युवा जो होता है और एक वृद्ध, दोनों के बीच में सांसारिक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या उनका खुद का क्या व्यू पॉइंट होता है कि सांसारिक जीवन जो होता है वो वृद्ध का कैसा होता है और युवा का कैसा होता है। तो इस तरीके से हमको ये 2 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो आज की समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे जो भी आने वाली वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचेगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।